Before we starting the class, I would like to ask you to subscribe to my channel and don't forget to give comments, likes to my videos. If you have any kind of doubt regarding physics of class 9, 10, 11th and 12th, what you can do? Yeah, you can ask in the comment box. Okay, at any time. Now, today we'll start class 9 topic, force, chapter force and laws of motion. But the topic I have not written. Yeah, it is blank. Why? The problem is the topic you will tell today. Okay, you will realize the topic. First of all, we'll take example of suppose a cricket ball. Okay, a cricket ball was thrown towards the another player. Okay, what the other one player throws the ball, other didn't see the ball. दूसरे ने बॉल को देखा ही नहीं अपनी तरफ आते हुए और उसको चोट लग गया. हाँ, अगर उसने देख लिया होता तो क्या होता, वो बॉल को आसानी से कैच कर लेता. ठीक है, चलो पहला केस हो गया कि क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल. उससे क्या होता है कि अगर हम लोग बॉल के कांटेक्ट में आए तो हमें चोट भी लग सकता है, या फिर किसी ने पत्थर से हमको मारा, हमें चोट लगेगी या फोर्सली लगेगा. चलो सेकंड एग्जांपल व्हाट आई एम टेकिंग, द सपोज देयर इज अ ट्रक का एग्जांपल लेते हैं. चलो ट्रक से तो डर ही लगता है ऑफकोर्सली. जब ट्रक, अच्छा ट्रक को हमने ट्रक सपोज ट्रक इज पार्क्ड. okay, that is the truck is at rest. At that time what will happen, there is no danger. okay, with that no, हम लोग आसपास जा सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं. बट वही ट्रक अगर सपोज उसके अंदर से वो जो जैमर होता है ना, ऐसा उसको निकाल दिया. ठीक है, और जो जगह थोड़ा ऐसा है, ओके स्लोप है, तो क्या होगा, ट्रक अपने आप धीरे 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 जाने लगेगा. आगे कुछ भी आया, समझ रहे हो ना, आगे कुछ भी आएगा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, तो वही ट्रक देखो जब रेस्ट में था कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब थोड़ा भी मोशन में आ गया, थोड़ा सा भी मोशन में आ गया, प्रॉब्लम है. ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं. चलो एक झगड़ा हो गया कहीं दो गैंग्स के बीच. ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट बट जस्ट यू इमेजिन, कुछ ऐसा उसको सोचने का नहीं, जस्ट इमेजिन ये दो लोगों में झगड़ा हो गया. एक ने क्या किया, एक पत्थर उठा के इसे मारा. ठीक है, तो उस दूसरे वाले को चोट लग गया, थोड़ा यहाँ पे चोट लग गया, ब्लीडिंग होने लगा, हॉस्पिटल गया, ठीक हो गया. फिर दूसरा दिन क्या हुआ, फिर दूसरा दिन जो ठीक हो गया था उसने क्या किया, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. सो व्हाट ही डिड, ओके सपोज, so why it is dangerous, suppose there is a bullet, okay, and there is a stone can harm to a certain extent only. आदमी या फिर किसी भी पर्सन को थोड़ा हार्म पहुंचा सकता है स्टोन, बट वही एक बुलेट है. देखो स्टोन का साइज मास कितना है, सपोज 100 और 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ले लेता हूँ, और बुलेट का मास कितना है, 30-40 ग्राम्स. लेकिन बुलेट खतरनाक है क्या से, स्टोन से. समझ रहे हो, बुलेट स्टोन से खतरनाक है. क्यों, यहाँ पे भी चलो सोचो, इसको सोचो अभी. ठीक है, the most important example I will take here, that there is a glass seat. There is a glass seat. Okay, you have two stones, of one stone is of size 50 grams, another stone of size 200 grams. Suppose ये ग्लास सीट है, ये हाइट से हमने क्या किया, दो स्टोन्स को छोड़ा. एक स्टोन का साइज है 200 ग्राम और दूसरे स्टोन का साइज है कितना, 50 ग्राम. मैंने पहले इसको छोड़ा, एक ही हाइट से, हाँ सेम हाइट. मैंने पहले ये क्या है, ग्लास शीट. There is a glass sheet. If you leave this 50 gram of stone, what will happen? This will go and collide with the glass sheet. पहले केस में क्या हुआ कि स्टोन तो 50 ग्राम का था, इसीलिए ग्लास शीट ठीक था, वो कुछ भी नहीं हुआ उसको. ठीक है, it was not broke. Okay, now in the next case what we did, we allowed this stone to go here. अब मैंने क्या किया, 200 ग्राम का स्टोन को छोड़ दिया, वो आया ग्लास शीट को टकरा कर ग्लास शीट को तोड़ दिया. पॉसिबल है ना, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्व करना अभी तुम.
अभी इसके बारे में सोचो कि सारे एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स लिए, क्रिकेट बॉल का, ट्रक का, बुलेट एंड स्टोन का, चलो, और ये लास्ट दो स्टोन्स जो कि ग्लास पर गिराने से एक ने तोड़ पाया, दूसरे ने नहीं तोड़ पाया था। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्रक रेस्ट पे था, कोई खतरा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ओके, देयर इज what is not there, an object at rest, suppose अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ मास है। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, सिर्फ मास है, बट उसके पास क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। दो चीज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के पास मास हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है एट द सेम टाइम, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए। तो वही अभी हम लोग सारा जो एग्जांपल है वो एक ही तरफ पॉइंट इशारा कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, कोई भी मास या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिसका मास होता है वो मोशन में आ जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी अगर चेंज होने से उसके पास कुछ आ जाता है, he gains something. If an object becomes in motion or gains velocity, there is something gained by that object, and that is known as what? That is the topic of discussion today. That is momentum. Yeah, you realized well. तुमने momentum. Yeah, it is denoted by symbol E. मोमेंटम क्या है? हमने जैसा सारे एग्जांपल में दो चीजें देखा कि पहला मास, दूसरा चलो बुलेट और स्टोन का एग्जांपल लेते हैं। स्टोन का मास बड़ा है, वेलोसिटी कम है, तो मास बड़ा होने के बावजूद भी वेलोसिटी इतना कम है कि उससे कुछ उतना हार्म नहीं हुआ। बट बुलेट का स्पीड कितना होता है सोचो, बुलेट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है मास छोटा होने के बावजूद भी। तो क्या होता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए बुलेट से हमें ज्यादा खतरा होता है। सो मोमेंटम इज एक्चुअली quantity, physical quantity, which depends on two things. First is mass and second is velocity. Mass and velocity, remember. So पहला हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सबसे मोमेंटम का सबसे बेस्ट और सिंपल डेफिनेशन क्या है? That if you can write like the quantity of motion possessed by an object is called मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय, हमने मास का डेफिनेशन पिछला क्लास में मैंने बताया था, दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। बट मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, मेन मतलब व्हाट इज मोमेंटम एक्चुअली, मीनिंग क्या होता है मोमेंटम का, कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। अगर मोमेंटम का मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा जाए तो डिपेंडेंस से उसको हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि मैंने बोला मोमेंटम p, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, ओके, डिपेंड्स ऑन, व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, पहला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो दो चीजों पर डिपेंड हो रहा है ना, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, p इज इक्वल टू m इंटू v, okay, p is equal to m into v. This is the formula for momentum. Why this formula came? Because if any of these changes, the momentum of the object changes. That means it depends on two factors. पहला momentum क्या होता है कि proportional होता है mass के साथ, और दूसरा momentum proportional होता है velocity के साथ। इन दोनों combine करेंगे तो हमें मिलता है p proportional p is equal to m into v, मतलब दोनों का dependence कंपलसरी है मोमेंटम में, ठीक है, मायने रखता है। तो अभी मोमेंटम का डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
mass and velocity of an object. So product of mass and velocity of an object is known as momentum. Okay, sometimes it is also known as linear momentum that you will get in higher classes. Product of mass and velocity. Now what is the SI unit of momentum is, फॉर्मूला से पता चल जाएगा ना, मास का क्या होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. सो केजी एंड केजी मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. ओके, एक चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसका उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता पार्टिकुलर. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो मोमेंटम है हमारा, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो हियर यू राइट दैट ई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो, इट हैव, बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Momentum have both magnitude as well as direction. That's why it have a particular direction. What direction it have? So direction of momentum is what? So direction of this momentum is similar to the direction of this velocity v. अगर ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन है. बिकॉज वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, सो सेम, ऐसे लिखता हूं मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन DIR, ऊपर N लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन होता है. ओके, so this is all you have to know about momentum, linear momentum for now. So linear momentum is what is the definition? It is quantity of matter. It is defined, it is meaning is that it quantity of motion possessed by an object is known as momentum. Its formula is P is equal to m into v. Its SI unit is kg meter per second. It depends on momentum of the object, depends on two quantities, mass and velocity. If anyone changes, momentum will change. मान लो इसमें से कोई भी चेंज हुआ, मान लो मास चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज. एरो क्या बताता है, इंक्रीज, ऊपर की तरफ वाला. अगर भी चेंज हुआ तो भी मोमेंटम चेंज होगा. दैट मींस मोमेंटम कैन चेंज इफ एनी ऑफ दिस मास और वेलोसिटी चेंजेस. इंपॉर्टेंट concept of momentum is very important. Okay, remember. Now वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे. ठीक है, तो यही टेंडेंसी को, इसी टेंडेंसी को इनर्शिया भी बोलते थे हम लोग, है ना. अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, अभी हमने क्या पढ़ा था कुछ देर पहले, और क्यों पढ़ा था, इतना विस्तार डिटेल्स में क्यों बताया मैंने एग्जांपल लेके, ताकि सेकंड लॉ उसको आप समझ सको. Okay, Newton's second law is the very important topic of this chapter, which comes in your exam. Okay, which comes in your exam. There is a distribution of it also, so you should be able to complete
completely do the derivation as well as the statement is quite tricky. So to understand the statement, let us first consider the example of, there is an example. Okay, suppose there is an example. We take an example of yeah. Let me tell you one example of myself. When some few days ago, not few days, actually very long time, it is an incident that took place. I and मैं और मेरे दो दोस्त लोग दूर जा रहे थे कहीं, मतलब घूमने के लिए. While returning, I was driving. Okay, and at some point of the road, मेरा जो हमारा कार था, हमें चाय पीने के लिए रुके थे हम लोग. तो उस कार का बैटरी खत्म हो गया. ठीक है, अब पता नहीं कैसे क्या हुआ. नाउ द जब मैं स्टार्ट कर रहा था, इंजन वाज नॉट स्टार्टिंग अप. प्रॉब्लम हो गया, बारिश दे रहा था. मेरे दोस्त दो फ्रेंड्स थे जो पीछे बैठे थे. हमने चाय पी के स्टार्ट किया इंजन, मतलब मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को, स्टार्ट नहीं हुआ. सो प्रॉब्लम वाज व्हाट, आपको पता है बैटरी डेड हो जाता है कार का, हैंग ये सब होता है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्टार्ट कैसे हो. मैं आई वाज सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट. My two friends were okay in the back, on the back seats. So what I asked, you know already what I asked them, that go and push the car. So they went. It was raining also. They pushed the car for very few. That means it was raining. That's why they pushed the car for a very short interval of time, like 3 to 5 seconds. They pushed it, and again they come quickly and sit okay inside the car because of rain. But the engine was not started, unfortunately. Now what is the problem, that they told that one of my friend told that I'm driving, you to go and push it. So now I had to go. I went, and both of we were decided that we should push it for a very for quite longer time. Okay, हमने क्या किया, थोड़ा देर तक पुश करते रहा. कब तक, हमने लगभग 10 से 15 सेकेंड उसको कॉन्स्टेंटली फोर्स से हम लोग पुश करते रहे. इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया. लगभग 3 किलोमीटर पर आवर या फिर 5 किलोमीटर पर आवर तक हमने पुश करते रहे उसको. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स से, या फिर मतलब फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन हम लोग पुश करते गए कुछ टाइम तक. ठीक है, और कार आसानी से स्टार्ट हो गई. अभी इसमें क्या प्रॉब्लम, अभी इसमें क्या हमने कंक्लूजन हमको हमको इसमें से क्या मिलता है. देखो एग्जांपल से, पहला कि शॉर्ट टाइम के लिए हमने जब कार को पुश किया तो कार वाज नॉट स्टार्टेड. ओके, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज द चेंज ऑफ मोमेंटम वाज स्मॉल. द चेंज ऑफ मोमेंटम वाज स्मॉल. जब मोमेंटम में कम चेंज होता है, जब मोमेंटम में चेंज कम होता है, तो हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए होता है नहीं. तो उस वक्त मतलब इसीलिए हमको मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हमने पुश किया, तो उसका मोमेंटम बहुत ही कम चेंज हुआ. ठीक है, तो कार पे उसका स्पीड पे कुछ खास, वेलोसिटी पे कुछ खास असर नहीं पड़ा. लेकिन जैसे हमने लॉन्ग टाइम के लिए पुश किया सपोज, तो हमने टाइम को इंक्रीज किया. For a longer duration we pushed the car, and what we got, that the engine got started. So here what is happening, that the linear momentum, the momentum is momentum change is more. The momentum change is more in the second case, where we pushed the car for a quite longer duration. So that is that part. From here we can conclude that more is the time we apply constant force on an object, the more momentum will change of that object. हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक फोर्स अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है ज़्यादा चेंज होगा. समझ में आया मेरे बात. यहीं से हमको न्यूटन सेकंड लॉ का हिंट मिलता है. तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, पहले तो स्टेटमेंट लिख लो. इट स्टेट्स दैट द
rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. देखो it states that the rate of change, rate वर्ड यहाँ पे लग गया, हाँ, rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force. देखो rate change of momentum is directly proportional to, okay, applied unbalanced force in the direction of force. ये सब चीज ध्यान देना है. स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे मेरा, रेट. अब रेट यहाँ पे क्यों आया, मैंने बोला ना किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या से देखते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना टाइम तक चेंज होता है, वही उसी से डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा है. गेटिंग? या फिर वाइस वर्सा कर दो स्टेटमेंट को कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा है, उसी से डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज होगा. फोर्स कितना देर तक एक्ट होता है, इससे क्या पता चलेगा कि मोमेंटम कितना चेंज होगा. दैट मीन्स दोनों ही केसेस में कि यहाँ से हम लोग ये सोच सकते हैं कि फोर्स जो है, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है वो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब कितना मोमेंटम चेंज हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया. ऑब्जेक्ट एक है सपोज, हाँ, देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, there is object of mass m which is moving with a suppose initial velocity u. After certain time t, the object reached, suppose time t लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, हाँ, तो मास m ही है, इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इनिशियल पॉइंट a, फाइनल पॉइंट b, a से b तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, और उसका वेलोसिटी चेंज होके कितना, पहले था u मीटर पर सेकंड, अभी कितना हो गया v मीटर पर सेकंड. फोर्स कितना अप्लाई किया था मैंने, सो देयर इज अ फोर्स applied, external force applied by me, that is F. This force is what constant, remember, force is constant. अब जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, मुझे पता है कि जब एक्सटर्नल, यही होता है ना अनबैलेंस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव चेंज हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स. तो एक कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया, जिससे इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो इसमें. सो देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेटेड due to this applied force F. The acceleration is how much? A meter per second square, suppose, huh? So all these considerations we will apply in the derivation, huh? So understood this statement that, are you getting the statement that किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है, डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम कितना लगा उसको चेंज करने में, उसका मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा, वो कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स. या फिर वाइस वर्सा कर लो कि कितना टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, कांस्टेंट फोर्स, उससे क्या डिसाइड होता है, उससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है. बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर. हम लोग दौड़ते हैं ना, तो दौड़ते वक्त हम लोग अपना मोशन को एक्सेलरेट जब करते हैं, वहाँ पे भी एग्जांपल है. एवरीवेयर यू कैन सी देयर इज ए चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बॉल को फेंका, बॉल यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होते जाता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जाता है नीचे आने से. ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, you can think of it, okay, think it very good. Now this is the statement of Newton's second law of motion. What we do now, yeah, the mathematical formulation. The mathematical formulation of second law, huh? Remember, this is the topic we're discussing now.
दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये डायग्राम रहेगा हमारा। कंसीडरेशंस क्या क्या होगा? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ओके, acted upon by an external unbalanced force of constant force F, which produces an acceleration in the object, uniform acceleration in the object, which is a, denoted by a. Its initial velocity was u, and finally at the final point the velocity became v. So there will be a change in momentum of the object. Of course यहाँ पे mass into velocity क्या है, m into u, यहाँ पे mass into velocity क्या है, m into v. ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम m into u क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, और m into v क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। रिमेंबर, नाउ we'll directly start from initial momentum. हाँ, initial momentum of the object, momentum is denoted by small p, okay, p1 is equal to m into initial velocity u, mass into initial velocity u, final momentum of the object p2 is equal to m v. Got it? m into v. Therefore यहाँ पे क्या लिखता हूँ? Therefore change in momentum of the object, okay, change in momentum of the object will be, momentum उतना ही चेंज होगा जितना, कितना होगा? दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ग्राफ में निकालते हैं ना कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 16 है, तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस माइनस दिस करेंगे। वैसे ही यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए इनिशियली कितना था? सपोज यहाँ पे सपोज मोमेंटम एग्जांपल दे रहा हूँ, मोमेंटम इज सपोज हियर 10, सपोज हाँ 5 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 kg मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग? मोमेंटम में कितना चेंज आया? 10। ऑफ कोर्स ये दिख रहा है ना, 15 माइनस 5, तो क्या करूँगा? P2 माइनस P1। हमने क्या किया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रिमेंबर व्हाट वी डू हियर? हियर वी पुट अ प्रोपोर्शनलिटी साइन। व्हाई प्रोपोर्शनलिटी साइन? बिकॉज जो चेंज होगा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विल बी always equal, will be always proportional to the difference. Are you getting? That means P2 minus P1 के equivalent ही होगा, मतलब change in momentum. So why we are putting a proportional sign here. Also we have to derive the formula. Okay, so Newton's second law. So we have to go next. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको टाइम से डिवाइड करेंगे। तो अगर टाइम से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करने का मतलब होता है रेट एट विच that physical quantity changes. Okay, यहाँ पे क्या चेंज होगा? मोमेंटम। सो रेट यहाँ पे लगा दिया मैंने वर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम will be proportional to P2 minus P1 upon time t। देखो यहाँ पे टाइम t से डिवाइड है, इधर भी डिवाइड हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम बाय टाइम आया है, नीचे टाइम, और उस टाइम के लिए क्या वर्ड आया है? Rate. Are you getting? Very important. Remember this. Now, according to second law of motion, second law के according क्या है कि the rate of change of momentum is what? Is proportional to the applied external force. So ये क्या बन जाता है हमारा? ये वाला पूरा बन जाता है एक्सटर्नल फोर्स। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा मेरे को? P2 के जगह पे क्या पुट करूंगा? M इंटू V माइनस P1 की जगह पे M इंटू U अपॉन टाइम T। व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? आई विल गेट हाउ मच? F इज इक्वल टू K, कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, उसकी जगह पे कांस्टेंट आता है K। कॉमन ले लिया यहाँ से, v माइनस u अपॉन t। दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू k m, और ये क्या है? v माइनस u बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कौन सा फॉर्मूला है ये? है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन बिकॉज
A इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस u अपॉन t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. सो m इनटू a, isn't it? m इनटू a. यहाँ पे मुझे एक ये फॉर्मूला मिला. यहाँ पे चलो ये है हमारा परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स. बट यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम क्या है कि के हमारे पास एक विडंबना बन गया. देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अस दैट वी हैव टू रिमूव इट. हाउ? तो एक ही उपाय है. फोर्स को डिफाइन करना है अगर तुमको. रिमेंबर यहीं पे कंफ्यूजन आता है सभी को. फोर्स को डिफाइन करना. इफ यू हैव टू डिफाइन फोर्स, हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट सपोज कोई भी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे कि हमने वेलोसिटी. हाँ, जैसे कि मान लो anything you define acceleration, define 1 meter per second square or define 1 meter per second. velocity को define करो 1 meter per second. So in this way we have to define force, define 1 newton of force. तो ये जो सेकेंड लॉ है ना, इसी से फोर्स का डेफिनेशन बना है. बाद मतलब फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से बना? न्यूटन सेकेंड लॉ से ही बना. द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला वाज दिस ओनली. ओके, बट यहाँ पे अगर फोर्स को डिफाइन करना है तो मुझे फोर्स को बनाना कितना होगा 1 न्यूटन. अब इसको तुम 1 न्यूटन कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक दिस फॉर्मूला? इन दिस फॉर्मूला हाउ विल यू मेक F इक्वल टू 1? चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं. मैंने 1 न्यूटन पुट किया फोर्स. फोर्स 1 न्यूटन होगा कब? जब मास 1 kg होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. समझ में आ रहा है मेरा बात? If mass is 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, then at that moment k will be how much? So k will be 1. देखो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? न्यूटन ही है. ठीक है. अल्टीमेटली k will be how much? Equal to 1. ये k का वैल्यू बन जाएगा 1. बाकी सब 1. k का वैल्यू 1 आ गया. ये एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? के का वैल्यू सीधे यहाँ पे 1 ले लेते हैं. इसको 1 पुट करो यहाँ पे. व्हाट विल गेट? F इज इक्वल टू ma. मिल गया. F इज इक्वल टू ma मिल गया फॉर्मूला. द मेन फॉर्मूला फॉर फोर्स. दिस so this formula is the main you can say backbone of law of motion. And this formula gives a way, okay, to measure. that means हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूला से अगर मास पता है और एक्सेलरेशन पता है ऑब्जेक्ट का. इफ वी नो द acceleration of the object, okay, and mass of the object, of course we will be able to determine how much, what we will be able to determine, that is force. Okay, force is equal to, so way to measure force of the object. This formula gives a way to measure force acting on any object. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है. समझ में? न्यूटन सेकंड लॉ में एक और चीज था, इन द डायरेक्शन ऑफ, लास्ट वाला पार्ट देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो भी था ना. तो वो किसकी बात कर रहा है? जो मोमेंटम चेंज होता है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा? तो वो किस डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है. या फिर मैंने बोला था कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो फोर्स इधर लगा तो वेलोसिटी भी उधर ही होगा, और वेलोसिटी उधर हुआ तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी वही होगा. दैट्स व्हाई they mentioned that in the direction of the applied force. तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, और वही डायरेक्शन क्या है? मोमेंटम का है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बट द क्वेश्चन कम्स क्वाइट घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन इसमें से. वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्शन तो चलो डायरेक्शन ही आएगा ही, लेकिन जो एग्जांपल्स है ना, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट एप्लीकेशन और एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ. चलो
चलो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि कैचिंग अ बॉल। एक क्रिकेटर क्या करता है, अपना हाथ को ऐसे टानता है ना, ऐसे खींचता है ना, कब, जब अपना वो कैच पकड़ रहा होता है। ऐसा क्यों करता है वो, इसके रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब देखो बॉल को ऐसे पकड़ेगा, यहाँ पे ऐसे रखेगा गधे के जैसा, अगर बॉल ऐसे आ रहा है, यहाँ पे बॉल को हाथ को जस्ट ऐसे पकड़ा रहेगा, जो पहली बार क्रिकेट खेलता है ना ऐसे करता है, ऐसे करके रख देता है, आके लगेगा चोट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग हाथ से बॉल को ऐसे खींचेंगे तो ऐसा क्या होता है कि हमको चोट नहीं लगता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए सिंपल सा बात है, मैंने क्या बोला था कि जितना ज्यादा टाइम ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने में लगता है, मतलब मान लो कि बॉल को कैच करते समय मैंने क्या लिया, 2 सेकेंड लिया टाइम, मतलब इसे आया हाथ में, मैंने इसे किया तो 2 सेकेंड लगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरे ने क्या किया, 0.5 सेकेंड नहीं लगा उसको, मतलब आया टप से लगा। सो किसमें मतलब हाथ इंजरी होगा, फर्स्ट वाले केस में, मतलब जो ऐसे रखेगा हाथ को, तो मैंने क्या किया, अपना कैचिंग टाइम को बढ़ा दिया। कैचिंग टाइम को बढ़ाने से क्या हुआ, कैचिंग टाइम को बढ़ाने से क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम चेंज क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या है कि सडन इम्पैक्ट होने से क्या होगा, इफ देयर इज सडन इम्पैक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, सो एट दैट टाइम you will get more injury. If the impact is slow, that means rate of change of momentum is low. Okay, that means more time you take for decreasing the momentum of the object, more less injury you will get in your hand. So that's why what we do actually, we increase the time of catching, and by doing that what we actually do, we change the, what we do, we decrease, we increase the time and we decrease the change in momentum will be will decrease slowly and will get less injury. Okay, next example. Second example is that, so you have seen that what athletes do, जो लॉन्ग जंप हाई जंप लगाते हैं, चाहे हम लोग भी स्कूल में खेलते हो, तो क्या होता है कि आगे सैंड दिया जाता है, सैंड का लेयर दिया जाता है, या फिर कोई गद्दे जैसा, मतलब जैसे स्पॉन्जी ऑब्जेक्ट इज केप्ट देयर। हाँ, व्हाई इट इज डन सो, वहाँ पे सैंड देना क्यों जरूरी है, जैसे लॉन्ग जंप कोई प्लेयर एथलीट लॉन्ग जंप लगाया ऐसे, ठीक है, या फिर लॉन्ग जंप लगाया या फिर हाई जंप लगाया, व्हाटएवर, सो व्हाट ही डू एक्चुअली, हिज मोमेंटम, जब वो नीचे आएगा ना, लैंड करेगा, तो उस वक्त उसका मोमेंटम सडन चेंज होगा, सडन डिक्रीज होगा। मोमेंटम सडन चेंज होने से क्या होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। मैंने बोला था इम्पैक्ट क्या है कि कितना कम टाइम में कितना ज्यादा चेंज होने का मतलब क्या है, इम्पैक्ट है, मतलब इम्पैक्ट यहाँ पे हमको काम करना है, तो सेंड देंगे सैंड का लेयर, तो सैंड का लेयर क्या करेगा, धीरे धीरे लैंड करवाएगा एथलीट को, एथलीट की फीट को या फिर बॉडी को धीरे धीरे लैंड करवाएगा। हाँ, या फिर स्पॉन्जी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट, वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे लैंड करवाएगा। इससे क्या होता है कि मोमेंटम चेंज सडन ना होके थोड़ी टाइम लेता है, मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम जो एथलीट है उसको चोट नहीं लगता है, ठीक है। That is the example, one important example, that why athletes while taking long jumps or high jumps, we put sand around that area. Why, like that question comes. Third question, third example है, that is मान लो एथलीट क्या होता है, जंप करने से पहले पीछे की तरफ क्यों दौड़ता है, why an athlete runs backward before taking a jump. अगर पीछे नहीं जाएगा तो उसके पास क्या नहीं होगा, ऑफकोर्सली मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम गेन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जंप मारने के लिए पीछे की तरफ जाते हैं, फिर दौड़ के आते हैं, जैसे बाइक पर लेके जाते हैं ना, पीछे लेके जाते हैं, मोमेंटम गेन करते हैं, वो मोमेंटम गेन किया, फिर आगे गया, फिर किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को छलांग लगवाया, लाइक दैट। या फिर हम लोग कहीं जंप मार रहे हैं तो हम लोग पीछे जाते हैं, मोमेंटम गेन करते हैं। हम लोग मोमेंटम कैसे गेन करते हैं, मतलब मोमेंटम इंक्रीज कैसे करते हैं, बाई इंक्रीजिंग आवर वेलोसिटी, बिकॉज हमारा बॉडी का तो मास सेम है ना,
तो हम लोग अपना वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं ताकि मोमेंटम हमारा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा एग्जांपल। मैंने बोला क्या कि एथलीट का ये होगी, लेकिन पीछे की तरफ जाते हैं एथलीट। क्यों? बिफोर जंपिंग व्हाई एन एथलीट गो बैकवर्ड्स, व्हाई एन एथलीट गो बैकवर्ड बिफोर जंपिंग। फोर्थ, and it is very important also, that is a karate player whatever, a karate um, player, what he does actually before, suppose how he has seen that he can break slabs of ice. Okay, heavy slabs of ice he can break at once, like this. How and why? He can break bricks also. ओके, स्टैक ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे ईट रखा हुआ, ईट को भी तोड़ देता हूँ मार के, आइस को भी तोड़ देता है मार के। हम लोग तोड़ पाएगा? हम लोग भी तोड़ पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो जो कराटे पर्सन है वो क्या करता है, वो अपना मोमेंटम देखो, बिफोर हीटिंग व्हाट ही डज लाइक दिस, फिर ऐसे मारता है, इजंट इट? तो बिफोर हीटिंग व्हाट ही डज, he gains the momentum and he puts, that means he what you can say, वो क्या करता है, जहाँ पे स्लेब है वहां पे अपना हाथ को एक ही अचानक मारता है, मतलब अचानक सडन लैंड करवाता है अपने हैंड को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सडन मोमेंटम चेंज होता है, एकदम सडन मोमेंटम चेंज होता है। और इसीलिए सडन मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है कि इम्पैक्ट ज्यादा होना, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होना, वही क्या है, सडन इम्पैक्ट है। ठीक है, वो एक सडन इम्पैक्ट है, सडन मोमेंटम चेंज होगा, इसीलिए मोमेंटम इतना फास्ट चेंज होगा कि वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो टूट जाता है। वो जो स्लैब है या फिर ईट है वो क्या होता है, टूट जाता है। सो यू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जो भी एक्सप्लेनेशन है आप कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन क्या, हाँ, ये सभी चीज़ में क्या मेंशन करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कितना चेंज होता है, कब, कैसे, यही सब इसमें मेंशन करना है। सो ऑल this is the all about this second law of motion. Okay, we'll continue for in the next class the other topics.